तो तेरा मेरा मुजाहरा। जी हाँ, आज कांग्रेस ने सत्याग्रह किया राजघाट पे और उनका कहना था कि वो सीएए को लेकर के लोगों तक अपनी बात लगातार पहुंचा रहे हैं। वो चाहते हैं कि संविधान में जो हक हुकूक दिए गए हैं वो लोगों को मिले और मौजूदा हुकूमत उससे दूर रखने की कोशिश कर रही है। संविधान की बार बार प्रस्तावना सीमा जी पढ़ पढ़कर सुनाई गई, लेकिन मेरा सवाल ये कि एहतजाज कर रहे लोग अपोजिशन की साजिश का या तो शिकार हो चुके हैं या फिर अपोजिशन की बात में दम है। इसको कैसे देखें? देखिए, बार बार जो सीएए और एनआरसी के मुद्दे को मिक्सअप करने की कोशिश की जा रही है और जो बार बार ये बोला जा रहा है कि पीएम और उसमें होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है। देखिए, एनआरसी को लेकर के जो एक हवा फैलाया जा रहा है, पहले तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप होता है। इंडिया में ये अंग्रेजों के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से 50 से बात चले कि भारत में एनआरसी लागू किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि इस देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप क्यों नहीं बनाया गया। नेशनल रजिस्टर अगर बनाते तो हमें भी जानने का राइट है कि हमारे नागरिक कौन है। जो आपका आसाम अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड में जो राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, उस समय एनआरसी की बात की गई थी और उस एनआरसी को 85 में अकॉर्ड लागू होने के बावजूद भी लागू नहीं किया गया। इसको लेकर के एक पीआईएल फाइल की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप आसाम में एनआरसी लागू करिए। आसाम में जब आपने एनआरसी लागू करने की बात करी, देखिए अगर आप मोटा 2 करोड़ तो सीधे सीधे सरकार ने एडमिट किया है कि बांग्लादेशी आसाम में आए। उसके अलावा हर साल हर दिन जितने आ रहे हैं उनकी संख्या एक अलग है। उनको तो हमें एक आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कितने लोग हैं जो लगातार बाहर से आ रहे हैं। और अगर आप आज सरकारों ने ही माना है ये चीजें, नहीं तो इसको कर क्यों नहीं रहे? यही तो मैं पूछ रही हूँ। इसको कर नहीं, सवाल ये इसको कर क्यों नहीं रहे हो? वही मैं कह रही हूँ डॉक्टर रमेश। तो फिर बीजेपी ये समझाने में नाकाम रही है, सरकार ये समझाने में नाकाम रही ना कि 2003 में भी मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अमेंडमेंट जब भी होगा तो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को हमें उसमें शामिल करना पड़ेगा। ये बीजेपी या शिवम या फिर सरकार भी तो नहीं समझा पा रही ना। कंफ्यूजन तो वो भी अपने ढंग से क्लियर करवा रहे हैं। देखिए बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल सही बात है, इस पे कंफ्यूजन रही है। और बीजेपी के किसी बड़े नेता से भी अगर बात करो ना, मैं अभी 2-3 लगभग 1 हफ्ते से खबर कर रहा हूं इसी मुद्दे को लेके, बड़े बड़े नेताओं से मैंने बात करी है, उनके पास भी सही जानकारी नहीं है। अब जिस तरीके से ये हंगामा कटा हुआ है, आप कुछ भी कह लो, इसका जो मैसेज विपक्षी लोगों को फैलाना था, चाहे गलत तरीके से सही गलत तरीके से, उनको उसका फायदा मिल गया। अब आप कितना भी कहते रहो, अब एक कल परसों में एक व्हाट्सएप पे एक वायरल हो रही थी, उसमें क्वेश्चन भी बने हुए थे, आंसर भी बने हुए थे। मैंने कई लोगों से पूछा ये क्वेश्चन किसने करे हैं और आंसर किसने दिए हैं, कोई नहीं बता पाया। तो सरकार की तरफ से हर हथकंडे हर चीजें अपनाई जा रही हैं। इस पे ये कहा जा रहा है कि एनआरसी पे मुद्दे पे को लेके बिल्कुल हम साफ हैं, बिल्कुल हम साफ हैं, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, लेकिन मानने के लिए कोई भी राजी नहीं है। अभी सीमा जी ने बिल्कुल कहा 85 का इन्होंने हवाला दिया, असम वाले हवाला दिया, ये सब पता है, हम आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को पता है। लेकिन हिंदुस्तान के अगर कोने वाइज, अगर बिंदु वाइज अगर बात करो तो दूसरे गांव कस्बों को किसी को नहीं पता ये है क्या, एनआरसी क्या है और एसीसी क्या है, ये किसी को कुछ नहीं पता है। ये बिथा बिल्कुल नई और ताजा तरीन है। लेकिन मुझे लग रहा कहीं ना कहीं जो आपकी चिंता है, जो हमारी भी चिंता है, गवर्नमेंट हुकूमत को इसको सही तरीके से प्रेजेंट करने में नाकाम रही है, नहीं बता पाए इनको। बिल्कुल ये जो खेल है ना, ये राजनीति ठीक है, आप लोग खुद ही अपनी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। बस ले देखिए पोलराइजेशन पोलराइजेशन पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतना ही समझाना था तो आप पहले अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ढील छोड़ते हैं। उसके बाद फिर जब विपक्ष राजनीति करता है और उसका सियासी फायदा उठा रहा है तो आप लोगों को तकलीफ होना शुरू होती है। कब तक ये पोलराइजेशन करेंगे, कितना करेंगे? इमरान जी कितने शो किए हैं आपने सीएए पे, बताइए मुझे क्या आपने कितने? अब मेरा जवाब सुन लीजिए। और आप जवाब नहीं, मेरा जवाब सुन लीजिए। इस देश की पूरी मीडिया ने वो चीज बार बार क्लियर की। इस देश के गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कम से कम खास तौर पर मुस्लिमों का नाम लेकर अगर 10 बार नहीं कहा हो कि इस देश के मुस्लिमों का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप डरिए नहीं। विपक्ष के एक नेता ने खड़े होकर कहा कि वो आप डरा भी नहीं सकते। बाद में गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं डराना नहीं भी चाहता, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज इस देश को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। आप कहते हैं कि पार्टी ने कोशिश नहीं की या सरकार ने कोशिश नहीं की। मैं कहता हूं हम पहले दिन से इस चीज को कम्युनिकेट करते रहे और जो इस देश की सबसे बड़ी संसद है वहां पर भी
भी इसको लगातार दोनों सदनों में कहा गया। बात यह है कि विपक्ष का भी एक रवैया होता है, राजनीति की भी अपनी एक सीमा होती है। पोलराइज कौन कर रहा है? आप एक चीज बताइए, आप ही ने तो कहा जाकर झारखंड में कि ये एनआरसी और सीए दोनों मिलाकर मुसलमानों को बाहर करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। कोलकाता में वजीर दाखिला ने क्या कहा था जहां से विवाद शुरू हुआ? और कहा बिल्कुल कहा, लेकिन बताइए, अपनी राजनीति करें तो सही। मुझे बताइए कि क्या बार बार इस देश की सरकार ने क्लियर नहीं करा, सरकार ने क्लियर नहीं किया बार बार कि इस देश के मुसलमान बिल्कुल सेफ हैं, किसी को भी डरने की जरूरत? आपने उल्टा क्या किया, विपक्ष ने उल्टा क्या किया? 71 की फहरिस्त उठाकर दिखाना शुरू कर दिया। कोई झूठ बोल रहा है कि 5 करोड़ आ जाएंगे, कोई बोल रहा है 4 करोड़ आ जाएंगे, कोई बोल रहा है 2 करोड़। अरे भाई, किसी को यह तक नहीं पता कि 2014 तक आ चुके उन लोगों के लिए ये बिल है। क्या बात कर रहे हो? आपने खूब बताइए शिवम त्यागी, ये बताइए, कांग्रेस राजनीति कर रही है, सत्याग्रह करिए, आपने कहा कि नकली है, फर्जी है, इनको खुद नहीं पता, राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए, झारखंड खोने के बाद, दिल्ली और बिहार खोने के बाद बताएंगे या उससे पहले समझा देंगे लोगों को? ये बता दीजिए। आप अगर आप इसको झारखंड चुनाव से जोड़कर देखना चाहते हैं, बिल्कुल जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन इमरान जी बात बिल्कुल साफ है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक देश है। जहां तक बात खोने और पाने की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, इस पर बैठकर सरकार जरूर विश्लेषण करेगी और इस पर जरूर इंट्रोस्पेक्शन होगी कि कहां कमी रही, किस तरह उसके बाद होगी जब दिल्ली में नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, तो दिल्ली है ना, बिल्कुल नहीं। अभी कैसे लोगों को क्लियर कट समझा? देखिए, अभी कैसे लोगों को समझा? मैं सिर्फ देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर गई है, आप चुनाव से इसको जोड़कर देख सकते हैं। ये हमारे लिए एक अखंड भारत का सपने जैसा है, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है, और ये जब से है, ये अभी से नहीं है, ये जब से है जब हम 2 सीटों पर थे, ये जब से है जब हम 2 सीटों पर, ये जब से है जब हम 2 सीटों पर थे, आज 302 पर है। लेकिन कुछ हमारे एजेंडाज हमेशा से क्लियर रहे हैं। ये इस देश राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। मैं बता रहा हूं रहेगा, आप कहते रहिए, मैं क्या कहता हूं? मैं कह रहा हूं, देखिए आपका बयान देखिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड इसको लेकर बिल्कुल क्लियर रही है और आगे भी रहेगी। मैं आपके सवाल का खाली जवाब दूंगा। देखिए, एक बार हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं कि एनआरसी के लिए दस्तावेज में जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या उसमें आधार कार्ड उसमें मान्य होगा, वो कहते हैं एनआरसी बहुत गंभीर मामला है, उसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह के चीजों से नहीं होगा। मानते हैं कि नहीं? आप संसद को मानते हैं कि नहीं? आप संसद को मानते हैं कि नहीं? संसद को मैं मानता हूं। संसद को मानते हैं कि नहीं? संसद में कहे हुए बयान रिकॉर्ड होते हैं कि नहीं? संसद में कहे हुए बयान रिकॉर्ड होते हैं कि नहीं? संसद में कहे हुए बयान रिकॉर्ड होते हैं कि नहीं? मंत्री कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा? आप लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल नहीं भड़का रहा हूं। लोकतांत्रिक देश अपनी जगह है, लेकिन अगर विपक्ष और पत्रकार इस तरह की बातें करने लगे तो आईपीसी धारा 151 की कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। ठीक है, लगा दीजिए, आप गिरफ्तार करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तार होने के लिए तैयार। मैंने नहीं कहा। ठीक है, आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग अमित शाह साहब को जब पत्रकार एक बार पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज से काम नहीं चलना है, उसके लिए बिल्कुल गहन जो है कि जांच की जाएगी, और गहन दस्तावेज चूंकि सुरक्षा का मामला है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि सरकार क्या स्पष्टीकरण दे रही है। हम लोग उस दिन प्रश्नोत्तरी कर रहे थे इमरान साहब, उस प्रश्नोत्तरी में क्या दिख रहा था उसमें कि आपके पास आधार कार्ड है, कुछ भी है, कहीं से भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर देश के अधिकांश जनसंख्या को अगर आधार कार्ड को आपको मानना है, तब तो वो रिकॉर्ड आपके पास है ही पहले से, तब फिर अलग से इस पूरे प्रोसेस को करने की जरूरत क्या है? असम में 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, पूरे देश में होंगे तो लाखों करोड़ रुपया खर्च होंगे, पहले ही आपके पास मूलभूत चीजों के लिए नहीं है। तो नहीं होना चाहिए एनआरसी? सरकार ने कदम उठा रही है। अगर आपको आधार कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए कि नहीं, अगर आधार कार्ड को आप पहले मानते हैं, और बताइए किसके पास नागरिक रजिस्टर नहीं है पूरी दुनिया में? नागरिक रजिस्टर होना चाहिए, बताइए अगर किसी के पास नहीं है तो नागरिक होना चाहिए ना। अगर आप मानते हो होना चाहिए, सरकार ने कॉन्ट्रडिक्शन है ना। राहुल जी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं ना। प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन जब गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई पहले कह रहे हैं कि वोटर आई कार्ड इस तरह की चीजों को नहीं माना जाएगा, गहन रूप से जांच करेंगे। अब जब हल्ला दस्तावेज है, कह रहे हैं दस्तावेज इसको नहीं माना जाएगा, आप कह रहे हैं किसी को मान लेंगे। अब ठाकुर साहब मैं कह रहा हूं कि अगर उसी को मान ही लेना है, तब तो आप आधार कार्ड से आप यूं ही वेरीफाई कर लीजिए, तब फिर पूरा प्रोसेस को डबलिंग ट्रिपलिंग करके लोगों को लाइन में खड़ा करने से क्या नुकसान है? ये चीज देखिए इमरान साहब, ये जो डबलिंग ट्रिपलिंग होगी ना, आप आधार कार्ड बनाइए, अब फिर से आप आधार कार्ड प्रेजुडिस अपने आप में यही तो चीजें हुई हैं। उसी वजह से तो इस देश के लोग सड़कों पर आ गए। आप लोगों ने लोगों के दिमाग में हमने नहीं किया, सरकार ने भी। सुन लीजिए, 2 करोड़ आएंगे, 4 करोड़ आएंगे, 5 करोड़ आएंगे, लाइन में लगेंगे, ये कहा गया है। शिवम,
राहुल जी, मेरा सवाल आपसे, आप ठीक है, आप इसकी तमाम खामियों के बारे में बता रहे हैं, आप तमाम इनकी राजनीति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सत्याग्रह के नाम पर लोगों को, बिलखुसूस मुसलमानों को भड़काना कहां तक जायज है? उनको काम करने वाले, छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजारने वालों को सड़कों पर लाकर तशद्दुद का शिकार बनवाना कहां तक जायज है? और उस पर सियासत करना कहां तक जायज है? उस पर नहीं कुछ कहेंगे? नहीं, मैं इस पे भी कहूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पिछले दरवाजे से आ रही है इस आंदोलन में। मुझे खुशी होती कि वो फ्रंट पे आती। अब जब जनता सड़क पे निकल गई है तो वो श्रेय लेने के लिए पीछे से जा रही है। इसका मैं खुद ही खंडन कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है इमरान भाई, और इसमें केवल मुस्लिम शामिल नहीं है। आप इसमें भारत का SC शामिल है, भारत का ST शामिल है, और देश के 22 शिक्षण संस्थानों में जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी सारे लोग शामिल हैं। लेकिन इस आंदोलन को मुसलमानों का आंदोलन बना दिया गया। अब किसने बनाया, कैसे बनाया, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। ये बना 1000 अगर मुजाहिरीन है तो उसमें 50 हिंदू होंगे। ये मुसलमानों का आंदोलन बन गया, सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक। देखिए, मैं इस आंदोलन को, देखिए, मैं उसको उस रूप में नहीं देखता। देखिए, ये सबों के विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको देख रहा हूं संविधान के सुरक्षा के लिए किया जाने वाला आंदोलन। और ये आप मान लीजिए इमरान भाई कि स्वतंत्र भारत का ये सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। JP के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो रहा है, 2011 के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो रहा है। इसको इतिहास उसी रूप में देखेगा, क्योंकि जब संविधान के रक्षा पे सरकार संकट उत्पन्न कर रही थी तब लोग सड़क पे उतरे थे। ये बात आपने बहुत अहम बात कह दी। इस पर मैं अपने बाकी मेहमानों से भी गुफ्तगू करता हूं। एक छोटा सा वक्फा यहां पर ले रहा हूं कि ये JP के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन संविधान बचाओ आंदोलन है, और ये बहुत बड़ा आंदोलन है। क्या वाकई इतना बड़ा आंदोलन है, या ये गुमराहकुन आंदोलन है, गुमराहकुन तशद्दुद है, जिसके चलते लोगों की जान गई और अब उस पर सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? बिलखुसूस कांग्रेस तो इसमें अब एंट्री हो गई, बकौल राहुल लाल जी की बैक उस तरफ से उसने एंट्री मारी है ताकि उसका सियासी फायदा उठाया जा सके। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। तेरा मुजाहरा मेरा मुजाहरा। जी हां, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत में और उसके फेवर में, उसके साथ भी लोग अब आगे आ गए हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। और आज कांग्रेस ने सत्याग्रह किया और उसे बहुत बड़ा सत्याग्रह बताया। और इन मुजाहरों की तुलना भारत छोड़ो आंदोलन से कांग्रेस पार्टी कर रही। तमाम बड़े लीडर मौजूद थे, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। सीमा जी, ब्रेक से पहले राहुल लाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग संविधान बचाने के लिए निकल रहे हैं, और ये JP आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है। और कहीं ना कहीं देश ने एकदम से इसको एक्सेप्ट कर लिया और अब देश चुप नहीं रहेगा। इसको कैसे देखना चाहिए? या फिर एक गुमराहकुन तशद्दुद वाला आंदोलन है जिसमें सिर्फ लोगों की और बेकसूरों की, मासूमों की जान जा रही है, लोग सियासत कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी भी बोला इमरान भाई कि अगर आप इस पूरे एक्ट की एनालिसिस करिए तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि सत्याग्रह हो किस चीज के लिए रहा। एक्ट बहुत ही क्लियरली और स्पेसिफिकली चीजों को डिफाइन करता है। जबरदस्ती बार बार उस NRC के मुद्दे को लाया जा रहा है जिसका भी ड्राफ्ट भी तैयार नहीं है। अगर वो आता है और उसमें कुछ ऐसा होता है तो आप उसको चैलेंज करिए। तो वो जो कल हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना कि कौवा कान ले गया, ये वही वाली हालत है। NRC का ड्राफ्ट कहाँ है जिसके बारे में इतना डिस्कशन किया जा रहा है? दूसरी बात, मुझे यहाँ पे जो लग रही है कि बहुत बड़ा मूवमेंट है, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप सिर्फ मुसलमानों की आबादी इस देश में देखिए तो कम से कम वो 25-30 करोड़ की संख्या है। आज सड़कों पे कितने लोग हैं? और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हिंदू भी इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि एक मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन भी उस गुमराह से, उस चीज से गुमराह नहीं हुई जिस चीज से उनको गुमराह करने की कोशिश की गई थी। इसमें पॉलिटिकल कैडर भी होंगे, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट भी होंगे, इसमें बहुत सारे उकसाने वाले एलिमेंट भी होंगे। और कल मुझे लग रहा है, जैसे आज का दिन आप देखिए, आज काफी शांति से चीजें बीती हैं। इसको कहीं ना कहीं हर तरीके से, हर लेवल पे लोगों की अज्ञानता का फायदा उठा करके भड़काने की कोशिश की जा रही। पर कल जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी उसमें उन्होंने चीजों को बहुत सलीके से, मुझे लगता है, क्लैरिफाई किया है। उसके बावजूद भी अगर आज लोग किसी को ये कह रहा है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, कैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये भी दिखाइएगा जरा। और किस तरह से मुसलमानों को डराया जा रहा है। और
गुमराह किया जा रहा है। इसको तो गुमराह करना ही कहेंगे जब तक अभी ऐसा है ही नहीं। अब आप देखिए, मेरे पास एक लड़का आया, उसने मुझे बोला कि हम 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट कहां से दिखाएंगे। मैंने कहा किसने बोला तुम्हें कि 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट को दिखाना है? उसने बोला एनआरसी में। मैंने कहा एनआरसी का है मतलब आप आसाम में आसाम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो चीजें हो रही हैं उसको आप पोर्ट्रे पूरी हिंदुस्तान के मुताबिक करके लोगों को भड़का रहे हो, जब वो चीजें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसमें दो बात है, एक तो विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, ठीक है, उसने गुमराह कर दिया, ये भी मान लेते हैं अगर किया है तो, और लोग सड़कों पर उतर आए और जाने भी गई। लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, वो अपने ढंग से पोलराइजेशन करने की कोशिश नहीं करी। क्यों खामोश रहती है, क्यों उस ढंग से समझाने की कोशिश नहीं करती? देखिए, चुनावी रैलियों में किस तरह की बातें होती हैं कि आप कपड़ों से पहचान लेंगे हम, इस तरह की चीजें, तो सबकी अपनी अपनी सियासत है ना। नहीं देखिए, उन्हें भी अपना ध्रुवीकरण करना है। अब ये अलग बात है कि झारखंड में नहीं फायदा मिला, दिल्ली में भी मुश्किल ही लग रहा है, हो सकता है बिहार भी हाथ से निकल जाए, वो एक अलग बात है। देखिए ये सब चीजें तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो आने वाला समय बताएगा। पॉलिटिकल माइलेज किसको किस चीज का कितना मिलता है ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ सीएए की और अगर एनआरसी की बात करते हैं तो मैं फिर ये कहूंगी और मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि इस पे अपना रिएक्शन देने से पहले एक बार 2 पेज के इस अमेंडमेंट को पढ़ करके देखें। ये एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। कल प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी स्पीच में इतने साफ तौर से, आप खुद ये सोचिए इमरान भाई, ये असंभव है कि कोई भारत का नागरिक ये बोले कि हम अपनी नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे। आपके पास क्या वोटर आईडी नहीं होगा, आपके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, आपके पास क्या कोई और अपनी प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं होगा। लोग सवाल पूछेंगे ना सीमा जी कि जब इतना आसान है तो कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी की समाधि पर बड़े बड़े लीडर किस बात का सत्याग्रह करने बैठे? वो तो उनको खुद ही नहीं पता है किस बात का सत्याग्रह कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए इमरान भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का पहला टर्म सॉवरेनिटी से शुरू होता है। सॉवरेनिटी का मतलब ही होता है कि कोई भी देश अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप लेगा। और जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं ना तो सॉवरेनिटी के बाद सारी चीजें आती हैं। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे सॉवरेनिटी और किसी और इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, पहले आप अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करोगे। तो अगर एनआरसी का मुद्दा ला करके सॉवरेनिटी को आप क्या चाहते हैं, ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि भारत की सीमाएं खोल दी जाए कि जिसका मन करे वो यहां पे आता जाए? आखिर डिमांड किस चीज की जा रही है, विरोध किस चीज का किया जा रहा है? क्या अवैध घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? आप आसाम के हालात को जाकर के देखिए, जिस तरीके से घुसपैठियों ने वहां के लोकल ट्राइब्स को मार करके खदेड़ दिया है और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। क्या उस सिचुएशन को हम पूरे हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं? आखिर हम चाहते क्या हैं? जो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो सिर्फ इस बात पे कि मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी। उन्होंने मुसलमानों को डरा करके पोलराइज किया। वो बताएं ना कि कैसे मुसलमान विरोधी है। यहाँ का मुसलमान जो पुश्तों से यहाँ पे रह रहा है, ये उसके अधिकारों को कैसे वायलेट करा, उसको एक्सप्लेन करें, उसको नहीं कर सकती। यही बात कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कही थी डॉक्टर रमेश। उनके कहने के बाद तो कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा ना, जो इस मातृभूमि का मुसलमान है, इस मिट्टी का मुसलमान है, उसको तो वैसे भी कोई नहीं निकाल सकता। और दूसरी बात, ये जमहूरी मुल्क है, आज हम 40 के दशक में थोड़ी ना जी रहे हैं, ये 21वीं सदी है, मानव अधिकार है, दुनिया की नजर होती, कोई किसी को ऐसे ही नहीं निकाल सकता, कोई किसी को बाहर। देखिए, इस मुद्दे को लेकर जी सलाम पे ही हम कितनी डिबेटा कर चुके हैं, और इसके अलावा हम बाहर भी दूसरे चैनलों पे डिबेट करते हैं तो बीजेपी से जुड़े हुए, आरएसएस के जुड़े हुए लोग ये कहते थे, पूरा ड्राफ्ट वो समझा देते थे कि इसमें इसका भला होगा, उनका नुकसान होगा, ये होगा। लेकिन जैसे ही कल पीएम साहब ने अपने बयान में कहा, सबके बयान बदल गए। वो भेड़ चाल वाला वो सिस्टम है ना, ठीक है, हमारे मुखिया ने जैसे बोल दिया वैसे ही हमें बोलना है। अब उसी तरीके से सब लोग बोलने लगे, कुछ नहीं है। एक सवाल किसी ने गराज में कहीं बैठा हुआ था, बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा एक बात बताइएगा, इस पूरे मामले को लेके जामिया के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं समझ पा रहे, जेएनयू के बच्चे नहीं समझ पा रहे, ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी गई जो शिशु मंदिर के बच्चे वो सीख गए, वो समझ गए? तो ये सारी जो भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है ना, इसको दूर करने का अभी मादा किसी के अंदर नहीं है। ये ठीक है, जब कोर्ट में मामला जाएगा, अभी राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोर्ट भी इस चीज को स्वीकार करेगा। मुझे लग रहा है ये भी जैसे राम मंदिर का इतना बड़ा नासूर जब मसला बन गया था, किसी के बस की नहीं थी, सबके हाथ से निकल गया था। फिर तो सर राहुल जी, जब कोर्ट में ये मामला जाना है तो फिर तमाम लोगों को धीरज रखना था, धैर्य रखना था, सियासी जमातों को भी और लोगों को भी। क्यों सड़कों पर उतरे, क्यों इतना तशद्दुद हुआ, क्यों इतनी इमलाक नुकसान हुई, प्रॉपर्टी नुकसान हुई लोगों की, सरकारी खास तौर से? इमरान जब मामला कोर्ट में जाना है तो थोड़ा धीरज धर के देख लेते। मेरे ख्याल से धैर्य और विवेक तो खत्म ही हो चुका है, किसी के अंदर समझने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगी, देखिए, लेजिस्लेशन का राइट इस देश के संविधान ने पार्लियामेंट को दिया है। लेकिन जब एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए,
जब संसद ने किसी कानून को पारित कर दिया, प्रिजम्पशन हमेशा उसकी वैलिडिटी के फेवर में होता है कि ये लेजिस्लेशन वैलिड है। कभी ये नहीं माना जाता कि भले वो कानून जब तक एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर देती है। जिस संसद ने इस कानून को पास किया, अपोजिशन भी उसी का हिस्सा था। और जैसे जैसे ही वो कानून पास हो जाता है, वो संसद का बनाया हुआ कानून माना जाता है। अगर आप उसको चैलेंज करना है, आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर देता या उस पर स्टे नहीं लगा देता, तब तक वो कानून वैलिड माना जाएगा। वो वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी कहीं समझ आप खुद ही कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैं तो इस आधार पे कर रहा हूं कि असंवैधानिक घोषित होगा। कैसे कह रहे हैं कि तो होने दीजिए ना, मैं वही तो बोले होने दीजिए ना। आप भड़का क्यों रहे हैं? भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। भारत में ना भड़काने का काम नहीं है। देखिए, आप मैं समझा रहा हूं, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का आर्टिकल 11 के तहत संसद को अधिकार है। कौन इससे इनकार कर रहा है? लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति नहीं अपनाया गया। दर्शकों को यह भी समझना चाहिए। अब कोर्ट में चैलेंज किया है तो इंतजार कीजिए ना। फिर मैं कहता हूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मान लीजिए। संविधान इसमें लोगों को अगर उससे हमारी असहमति है तो उसको प्रकट करने का अधिकार देता है। नहीं, हिंसा कौन कर रहा है? बिल्कुल हिंसक प्रदर्शन करने से तो विरोध कर रहा है। आपने सरकार ने रैली बुलाई, राहुल हिंसा का शिकार हुए लोगों को शहीद इमरान भाई शुरू हो गई और आप कह रहे हैं नहीं, वो गलत है। मैं उस चीज को सही नहीं ठहरा रहा हूँ कि हाँ, अगर उनको कोई मुआवजा दे रहा है, अगर वो पीड़ित हैं, तो वो एक अलग सा मामला है। लेकिन बात में ऐड करना चाहूंगी। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कानून ऐसे हुए हैं जिसको संसद एक तरह से सुप्रीम कोर्ट उसका मूल्यांकन करती है। यहाँ पे बहुत तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने जो कल जो बयान दिए हैं, उस बयान के बाद से क्या स्थिति हुई है? अब हम लोग देख रहे हैं कि जो पुराने होम मिनिस्टर के जो पुराने ट्वीट थे, उसको डिलीट किए जा रहे हैं। क्यों ऐसा सिचुएशन आ रहा है? इमरान साहब क्यों ऐसा आ रहा है? देखिए, हम लोग इसके मामले पर डिस्कशन छोड़ दीजिए। आप हम लोग इसके ऊपर नहीं जा सकते। आप क्या बात करते हैं? क्या चीज में मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपके सारे सवाल का जवाब है। मैं तो ये भी बताने के लिए तैयार हूँ कि ये असंवैधानिक कैसे घोषित होगा। मैं उसको एनआरसी को छोड़ दीजिए, केवल सीएए के प्रावधानों को भी वो भारतीय संविधान के किन किन प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, मैं उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अरे आप दीजिए ना, मैं बताती हूँ। हमें बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, अगर आप इसको लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए आप। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दो प्रकार के हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारत भूमि पे उपलब्ध सभी लोगों को प्राप्त हैं। इसी प्रकार के देखिए, जैसे कि हम लोग अगर आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, ये फंडामेंटल राइट सबों को उपलब्ध है। अब अगर ये जो पूरा का पूरा सीएए का प्रावधान बना है, ये भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन है। समान विधियों का समान संरक्षण, उसमें लाइए, मैं उसी को बता रहा हूँ। समान विधियों के समान संरक्षण में आपको लॉजिकल क्लासिफिकेशन करना होता है। और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो लॉजिकल किस्म का बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि मैं वही तो बता रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं। आप अगर तीन देशों का चयन आपने कैसे किया? खुद संयुक्त संसदीय समिति में जब यह मामला विचार में था, संयुक्त संसदीय समिति ने भी कहा कि इसके श्रेणी में लगभग 31,000 के आसपास लोग हैं। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सरकार जो सामान्य रूप से जैसे लोगों को नागरिकता देती है, उसी प्रोसेस से आसानी से संभव था। आपने तीन देश चुन लिए और 3 देशों के अल्पसंख्यकों को चुना। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये 3 ही देश क्यों चुने गए? राहुल जी क्या उन्होंने जवाब नहीं दिया? राहुल जी उन्होंने जवाब दिया ना कि किस तरह की जुल्म ज्यादती हुई है उन 3 देशों के। आपने तमिल का शायद पढ़ा नहीं है। सुनिए 2 हाथ सुन लीजिए। तमिल पे नहीं 5 मिनट से बोल रहे हैं। प्लीज मॉडरेटर साहब, इनको एक बार रोकिए जरा। क्यों चला रहे हैं भाई? शिवम जी, राहुल जी खाली एक लाइन में बोल रहा हूँ। देखिए, वक्त बहुत कम है। मैं उसी वक्त में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए क्या आंकड़े रखे गए कि पाकिस्तान में जो है कि जो हिंदुओं की संख्या के आंकड़े रखे गए, जो संसद में आंकड़े रखे गए, वो आंकड़े भी गलत रखे गए। उसमें आंकड़ा रखा गया, कब का आंकड़ा रखा गया? 1947। आप अगर आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आर्टिकल 6 जाएंगे तो उसमें जुलाई 1948 के बाद भी जो लोग भारत आए हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो वो जो आंकड़े रखे गए हैं वो 1951 से ले लो। अरे
51 की जनगणना से ले लो, छोड़ दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 51 की जनगणना ले लीजिए। 51 के जनगणना में वहां पे हिंदुओं की संख्या 1.5% थी। 51 की जनगणना में आपको 1.5% थी, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। और ये और अभी वहां पे संख्या में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये अधिकृत संख्या। और जबकि अभी वहां पे हिंदुओं की संख्या 2.5% से ऊपर है, वहां पे हिंदुओं की संख्या बढ़ी है। तो सरकार तो आंकड़े ही गलत प्रस्तुत कर रही है। एकदम गलत बोल रहे हैं, आपके आंकड़े गलत कोर्ट में गया हैं, ना, एकदम गलत है। ऑनरेबल कोर्ट देखेगा, लेकिन तशद्दुद किसी भी सूरत में जायज नहीं नहीं, है। हिंसा को तो कई और वाजिब नहीं ठहरा सकता, चाहे वो बिल्कुल उसके गलत है। फेवर में निकले और चाहे उसकी मुखालफत में, ये बहुत अहम बात है। शहीद का दर्जा है तो बिल्कुल ही गलत है। जी, मैं शिवम बस आपसे चलते जानना चाहता हूं, कांग्रेस ने मुजाहरा किया, बाकी पार्टियां भी मुजाहरा कर रही हैं और उसका सियासी लाभ भी उनको मिल रहा है, फायदा वो उठा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं जिससे लोग दो चार हो रहे हैं इस देश के, वो कहीं ना कहीं 370 या CAA, NRC या ट्रिपल तलाक से कन्विंस नहीं हो रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है, इसको समझना होगा सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी। नहीं, मैं सबसे पहले आर्टिकल 14 के वायलेशन की बात करूंगा। सबसे पहले आर्टिकल 14 का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो आर्टिकल 14 आपको कास्ट, क्रीड, कलर कॉम्बिनेशन स्टेट में समान अधिकार देता है, उसी के बाद सुन लीजिए, आप अभी सुन लीजिए जरा, उसी के बाद अगर हम बात करें, इसी में माइनॉरिटीज को विशेषाधिकार दिए, उसी में विशेषाधिकार दिए गए हैं माइनॉरिटीज को। गलत बात है राहुल जी, जब दूसरा बोल राहुल जी, दूसरा इसके अलावा मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, इसी तरह से इस देश के इंटरनेशनल लॉयर हरीश साल्वे ने कहा है कि इट इज ऑल लॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। और जिस तरह से इस पर हिंसा हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट को 1% भी ऐसा लगता कि यहां पर कोई डाउटफुल सिचुएशन है और हिंसा बढ़ती जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट पहली ही डेट में इसको गिरा सकता था। उनके पास एक ऑप्शन था उल्टा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपने नहीं पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जाइए और जनता में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाइए। उसी के बाद एडवाइजरी वापस झूठ मत बोलिए। शुक्रिया रमेश जी, मैडम, शुक्रिया आपका भी। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट पर सुनिए सर, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं CAA, NRC पर लगातार बहस कर रहा हूँ। आप लोगों को फिर मैं बुला लूंगा, आप लोगों को फिर मैं बुला लूंगा। बहुत शुक्रिया। ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। शिवम, राहुल जी, आप कैसे कह रहे हैं? शिवम जी, आप कैसे कह रहे हैं? शिवम जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप तमाम लोगों शामिल होने के लिए। राजनीति इस पर जबरदस्त हो रही है, उसका सियासी फायदा भी सियासी जमातों को मिल रहा है। कौन कितना फायदा उठा सकता है, इसकी अब होड़ लगना शुरू होगी, क्योंकि जो नताए जा रहे हैं किसी न किसी रूप में लोग उसको जोड़कर देखेंगे ही, और उसका कौन कितना फायदा ले जाता है ये भी आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन जी सलाम के इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार CAA और NRC को लेकर के बातें कर रहे हैं और यहां से सही मैसेज जाए इसकी भी पूरी कोशिश करते हैं। ये जो चर्चा अभी यहां अधूरी छूटी है, उस पर हम उसको और बढ़ाएंगे। शिवम जी को और राहुल जी को साथ में बुला करके फिर और आगे बढ़ेंगे, सीमा जी भी होंगी, रमेश जी भी होंगे, इसको और बढ़ाएंगे। चीजों को समझना बहुत जरूरी है, हम लगातार इस पर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो को देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।